बूस्टर डोज लग चुकी है, तो बूस्टर तालियां होनी चाहिए यहां पर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनसुख मांडविया का। अभिनंदन है सर आपका न्यूज 18 के इस मंच पे, राइजिंग इंडिया पे। और आपके सेशन का नाम है, जैसा आप देख रहे हैं, स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। तो मैं इस सेशन की अब जब शुरुआत करूं तो सबसे पहला तो सवाल बनता है कि देश का स्वास्थ्य तो कोविड के बाद पटरी पे आ गया, लेकिन लोकतंत्र का स्वास्थ्य, जैसा कांग्रेस बार बार सवाल खड़ा करती है, विपक्ष सवाल बार बार खड़ा करता है, वो पटरी पर है कि नहीं है? लोगों का स्वास्थ्य भी पटरी पर है आज, और देश का स्वास्थ्य, देश की डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी पटरी पर है। कोई कहे कि पटरी पे नहीं है, ये उसकी निष्फलता की निशानी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, देश में आज सबसे लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, सरकार मेरी है। आज गांव में गरीब व्यक्ति, उसको रहने के लिए मकान मिलता है, उसके घर में गैस के सिलेंडर मिलते हैं, उसके घर में रेशन मिलता है, मिनिमम आजीविका या तो जीवन चलाने के लिए जी उसको प्राथमिक सुविधा चाहिए, वो मिल रही है। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। बाकी अपनी अपनी समस्या को जोड़ते हुए कई लोग ऐसा कहे तो ये उनका विषय है, लेकिन पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, सदन में लामबंद हो गया है, सड़क पे लामबंद हो गया है। चिंता नहीं होती आप लोगों को? 24 का चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव अनाउंस हो गया है, उसमें इकट्ठा ये हुए हैं, सब लोगों को बचना है, सब लोगों की कुछ न कुछ इंक्वायरी चल रही है, कुछ लोगों के सामने कोर्ट ने एक्शन लिया है, उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। अब वो जिन आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूं, मैं राहुल गांधी जी का नाम ले लेता हूं। राहुल गांधी जी को तो लगता है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं। आप और मैं, हम सब लोगों को हमारी देश की जुडिशरी पर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा, सबसे पहले तो हमारा दायित्व बनता है, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि हम पहले जुडिशरी को माने, तब जाके देश की जनता का विश्वास दृढ़ होगा। उसमें सरकार का क्या राय है? सरकार का क्या दोष है? नहीं, सरकार ने क्या कुछ किया है? नहीं, आपकी बोला कुछ उन्होंने, उसके सामने कोर्ट में कोई वाई व्यक्ति गया, जजमेंट जुडिशरी ने दिया, सजा जुडिशरी ने सुनवाई, उसमें सरकार का क्या दोष है? अपनी निष्फलता और अपनी गलतियों का दोष सरकार को दे तो हम क्या करें? आप खुद गुजरात से आते हैं, ये गुजरात का मामला है जहां पर जिस कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन कोर्ट पर भी सवाल खड़े करे हैं कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड वे में किया है भारतीय जनता पार्टी ने। डरती है मोदी की सरकार राहुल गांधी से। कैसे हो सकता भाई? कोर्ट किसी का प्लान मानती क्या? कोर्ट के सामने सबूत के आधार पर कोर्ट डिसीजन करता है। कोर्ट ने कोई डिसीजन किया है उसके ऊपर कमेंट करना, कोर्ट के जजमेंट के सामने रोड पे उतरना, आप काला कपड़ा पहन के निकलना, डेमोक्रेसी कहां क्राइसिस, कौन क्राइसिस में लाया डेमोक्रेसी को? जिसकी आदत है वो भाई, हम ये आदत वाले लोग नहीं हैं। हम डेमोक्रेसी पर श्रद्धा रखते हैं, हम जनता जनार्दन पर विश्वास करते हैं। जनता जनार्दन, आपने देखा होगा, मैं आपको केवल, माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, सो आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस क्या हमारे पर नहीं हुआ भाई? हमने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी ये मानवता की लड़ाई है, देश संकट में है। विपक्ष की ओर से कितना भी पहले कहा गया कि मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना, फिर सब लोग वैक्सीन लगाने लगे। मोदी जी ने कहा कि भाई देश की हेल्थ आर्मी, जिन्होंने देश के नागरिकों को बचाने के लिए रात दिन एक किया है, ऐसे डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, उसको पहले लगाओ। बाद में कहा कि कोमोर्बिड है उसको लगाओ।
बाद में कहा कि 70 अबव है उसको लगा, 60 अबव है उसको लगाओ। तो इस मुताबिक हम चले, और उसमें जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई तब मोदी जी ने लगाया। तो पहला कहते थे कि ये वैक्सीन अच्छा नहीं है, ये मोदी वैक्सीन है बार, और कहते थे कि अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगा लेता। जब मोदी जी की बारी आई और मोदी जी ने अपने क्रम में आया तब लगाया, तो फिर चालू किया कि अभी देश के 50% लोग वैक्सीन लगाना बाकी और मोदी ने क्यों लगा दिया। उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। एक सवाल, क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है और वैक्सीन को लेकर बड़ी सारी राजनीति हुई, लेकिन आज इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वैक्सीन की कहानी क्या है। क्योंकि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा, और जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं, सेकेंड वेव आपको याद होगी, और सेकेंड वेव में कई लोगों की जान जा रही थी। सरकार पे बहुत दबाव था, सरकार पे बहुत दबाव था, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पर इससे बड़ा दबाव कुछ नहीं हो सकता कि उनके नागरिकों की जान जा रही है, समस्या विकट है, और बाहर की वैक्सीन कंपनियां किस तरह से दबाव बना रही थी और किस तरह से उनके लिए लॉबिंग हो रही थी। अगर आज उस कहानी के बारे में आप कुछ कहना चाहें, ये मंच है आपके पास। ये मंच से जितना कह पाऊंगा इतना कहूंगा, कई चीज नहीं कह पाऊंगा, लेकिन देश समझ जाएगा, देश बहुत समझदार है। हमारा प्राउड का विषय यह है कि देश कोविड के सामने जूझ रहा था। साइंटिस्ट कम्युनिटी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वैक्सीन ही कोविड के का सामना करने का बेस्ट सॉल्यूशन है। ऐसी स्थिति में देश की स्थिति और इतिहास तो यही रहा था कि वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होती है, दुनिया की कंपनी रिसर्च करती है, और उसके बाद 7 साल मिनिमम और मैक्सिमम 15 साल में वैक्सीन इंडिया में आता था। कोविड का वैक्सीन ऐसी ही तरह से इंडिया में आया होता तो हमारी क्या स्थिति होती। या तो उस वक्त मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध था, $20 का, $25 का, $28 का वैक्सीन था, हम कितना खरीदते। और उस वक्त मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया और साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि दोस्तों क्या हम वैक्सीन नहीं बना सकते। तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि सर हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। आज हम रिसर्च कर ले तो 4.5 साल के बाद उसको अप्रूवल मिले, ऐसा प्रोटोकॉल है वैक्सीन का। मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि दुनिया में प्रोटोकॉल क्या है उसको देखो, और क्वालिटी में कोई बार्गेनिंग ना हो, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो करो। दूसरा, साइंटिस्ट को कहा था कि आप रिसर्च करो, आर्थिक संसाधन की जो भी कमी हो हम पूरी करेंगे। तीसरा कहा था निष्फलता की चिंता मत करो, निष्फलता मेरी, सफलता मेरे देश के साइंटिस्ट की, आप आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात है। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करना चालू किया। मुझे बताते हुए खुशी इस बात की है कि दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था, और इंडिया ने 16 जनवरी 2021 यानी कि 28 दिन के बाद दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज लगा। उससे 28 दिन के बाद हिंदुस्तान ने इंडियन रिसर्च, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का पहला डोज हमने लगा दिया था। दोस्तों, ये हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस स्टोरी है। अभी पार्ट 2, जी, अभी पार्ट 2 आपने कहा सभी को बिजनेस करना होता है भाई, और स्वाभाविक तौर पर कोशिश करें कि इंडिया में बेचे, और हमारे पर दबाव भी था, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम, आकलन, क्योंकि हम कुछ गलत हो जाए तो एक सामने देश की जनता का भविष्य, देश की जनता का हेल्थ का विषय था, देश की जनता को बचाने का विषय था। आपने ये भी देखा होगा उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसर्च हो गया, मोदी जी स्वयं, देश में लॉकडाउन था, मोदी जी स्वयं देश की 4 कंपनी की विजिट करके आए, और मैं लगातार उसका फॉलोअप करता रहा। और उस वक्त मीडिया में कई मित्र मुझे मिलते थे, यहां भी उसमें से कई मित्र बैठे हैं, मैं उसको इनफॉर्मल बताता था, एक कंपनी इतना मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने में करेगी,
इतना मैन्युफैक्चरिंग ए महीने में करेगी, इतना मैन्युफैक्चरिंग ए महीने में करेगी। दुनिया आज हमारे साथ एमओयू करने की बात कर रहे हैं। वो जब हमें वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे, वो बेचने निकले थे मार्च अप्रैल में, लेकिन देना था सितंबर अक्टूबर में। लेकिन तो उस वक्त जी मैंने कहा था कि सितंबर अक्टूबर में तो मुझे विश्वास है हम हमारे देश की जरूरियात को पूरा करने के अलावा हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे। वही लाइन से हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता रहा और उसमें इंटरवेंशन होता है। देश लॉकडाउन में था, लेकिन हम उस वक्त मोदी जी हमें रात दिन सोने नहीं देते। अच्छा, एक बारी ये बताइए, इस मंच से थोड़ा ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए, अब आप जब विदेश में जाते हैं तो सब क्या कहते हैं? पहले तो कहते होंगे बताओ वैक्सीन कैसे बनाओगे, दिखाओ जरा बना के। अब तो बना भी दी, लगा भी दी, बाकियों को भेज भी दी। अब क्या कहते हैं? पहले अब उनका मूड कैसा है? पहले ऐसा कहते थे कि इंडिया में कितना केस आएगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा। पहले दुनिया के मन में, मैं वर्चुअली सभी के साथ जुड़ता था, तो ऐसा था कि वैक्सीन लगा ही नहीं पाएंगे और इंडिया में बहुत कोविड की दृष्टि से स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, एक कोविड के दरमियान गया था, तो उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौतरा है, ऐसा चौराया है, वहां दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी भी आती है, पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं, देश के दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग भी आते हैं और सारी दुनिया के मीडिया भी वहां होते हैं। ये चौतरा है, वहां जो डिस्कस होता है वो वर्ल्ड वाइड उसकी इफेक्ट होती है। तो पहले सितंबर 2022 में मैं गया था, उस वक्त बात होती थी इंडिया ठीक कर रहा है, इंडिया लड़ लेगा। लेकिन 2023 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधि के रूप में मैं गया। सभी डायलॉग में, सभी मीटिंग में बात होती थी कि इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और इंडिया ने बेस्ट कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। उसके साथ मुझे कई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मिले, बिल गेट्स मिला, और जब मैं उसको मिलने के लिए खड़ा हुआ, हैंडशेक किया, तो उसका पहला वर्ड ये था, दुनिया के बड़े आदमी है और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने, इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए और 2.2 बिलियन वैक्सीन एडमिनिस्टर के लिए मैं इंडिया को अभिनंदन करता हूं। ये बिल गेट्स का वर्ड था। जोरदार तालियां भारत के साइंटिस्ट के लिए, भारत के डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, जिन सबने बड़ा योगदान दिया है। और आज राइजिंग इंडिया भी लगभग आनंद, इफ आई एम राइट, 3 साल बाद हो रहा है। कोविड के बाद पहली बार इतने सारे लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं। अब तो चुनाव भी होने जा रहे हैं कर्नाटक में, आप सह प्रभारी हैं। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं, आप सह प्रभारी हैं, क्या लगता है? मैंने सुना है आप लोगों ने प्लान तैयार किया है, 5B प्लान तैयार किया है। 5B का मतलब है बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी। लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है हमारी है बारी। वो तो हर बार कहते हैं हमारी है बारी। वो 56 की बारी थी भी है जी। कांग्रेस पे आपको पूरा भरोसा है? हाँ, कांग्रेस को पूरा भरोसा है। और राहुल जी पर? वो हमें चुनाव जिताएंगे ही जिताएंगे। मैं सचमुच में कहता हूं, क्योंकि मैं बेंगलुरु, कर्नाटका में बार सप्ताह में 3 दिन चला जाता हूं जी। जनता का मूड मैंने देखा। 2 चीज मैंने कर्नाटका में देखी है जो भारतीय जनता पार्टी का विजय को सुनिश्चित करेगी। एक, वहां बेंगलुरु की, कर्नाटका की जनता का मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास। दूसरा, वहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्पिरिट। ये 2 चीज मैंने देखी है। जनता का विश्वास है, हमारा कार्यकर्ता उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी के एक विधायक पर करप्शन का आरोप लगा है और आप करप्शन के खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है वो भारी पड़ेगा? और कांग्रेस कहती है कि आपकी जो सरकार है वो 40% कमीशन वाली है।
कर्नाटक के अंदर। ये बड़े गंभीर आरोप हैं आपके शासन पे और आपका विधायक रंगे हाथों पैसों के साथ पकड़ा गया। जो भाई, हम हमेशा करप्शन के खिलाफ थे, है और रहेंगे। करप्शन को समर्थन करना ये कभी और उसका बचाव करना ये मोदी जी की रीति नीति नहीं रही है। लेकिन जिन्होंने जो ही चश्मे से देश को और दुनिया को और अपने स्वयं को देखा है, वो यही दृष्टि से देखते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कमिटमेंट और डेडिकेशन जनता के प्रति है। जनता के प्रति हम जवाबदेह है। जनता का विश्वास से, जनता के साथ विश्वास संपादन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईडी के दुरुपयोग की जो बात हो रही है, एजेंसीज के दुरुपयोग की जो बात हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार विपक्ष आप पे चिपका रहा है पूरी तरह से कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, जो आपके साथ नहीं आता उस पर कार्रवाई हो जाती है, और बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है या फिर कोई डिटर्जेंट है तो बता दीजिए आज। आप देखो जी, कोई व्यक्ति के सामने कोई एलिगेशन होता है या कोई व्यक्ति पर चार्ज लगता है और उसके पर आप स्वच्छ हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो सभी लोगों को इतना इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता है भाई? हल्ला होई करने की क्या आवश्यकता है? कहना चाहिए, जांच कर लो मोदी जी के सामने क्या किया था उन्होंने। मोदी देश के गृह मंत्री को जेल, राज्य के गृह मंत्री उस वक्त अमित भाई हुआ करते थे, जेल में पूर दिया, बंद कर दिया था। क्या दोष था? स्वस्थ होके आ गए, कॉन्फिडेंस है, उसका विश्वास था। आपने देखा होगा उस वक्त कोई हल्ला होल नहीं किया था। स्वयं मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री को ये सब एजेंसियों ने सामने बिठा के 3 दिन तक पूछताछ की थी। हमने कोई जगह पे हल्ला हुई नहीं किया था। हमें भरोसा था कि हम सही है, एजेंसी का दायित्व है वो हमें पूछे, हम सही होंगे तो सही पाया जाएगा और हम गलत होंगे तो हमें भुगतना है। हम सही थे तो एजेंसियों ने अपना दायित्व निभाया और हम स्वच्छ थे तो स्वच्छ होके बाहर आए। उसमें क्या डरने की आवश्यकता है भाई? क्यों हल्ला होई करने की आवश्यकता है? मैं तो ऐसा कहता हूं कि उस लोगों को सामने से कहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आइए, जो भी एजेंसी को जो भी हमारी जांच करनी है वो करे। भागते क्यों है? क्यों हल्ला होई करते हैं? क्यों इकट्ठा होते हैं? एक वीडियो मैं चलाऊंगा आपसे 30 सेकंड के अंदर, लेकिन उसी बीच एक सवाल पूछ लेता हूं। एक और स्वास्थ्य मंत्री हैं जो काफी महीनों से ईडी के आरोप में, करप्शन के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके स्वास्थ्य की कभी आप चिंता करते हैं? मुझे कहेंगे तो मेरी तो सारा देश के नागरिकों की हेल्थ की चिंता करने की जिम्मेवारी है जी। तो कोई बीमार होंगे और मेरे पास सूचना आएंगी तो हम उसको भी इलाज कराएंगे, उसमें कोई पॉलिटिक्स। लेकिन उनकी बीमारी दूसरी है, उनकी परेशानी दूसरी है। वो कहते हैं कि उनको पकड़ के रखा हुआ है। वहां पे तो इलाज की खबर नहीं आई थी, वहां तो मसाज की खबर आई थी। ये उनका विषय है, मेरा दायित्व है वो बीमार है तो उसको स्वस्थ करो। जी, अब मैं आपको वीडियो प्ले करता हूं। दुखद वीडियो है, हार्ट अटैक से कैसे अचानक लोगों की डेथ हो जाती है, उस वीडियो को हम प्ले करते हैं। सामने आएगा ये वीडियो मनसुख जी। लेट्स प्ले दैट वीडियो। कैसे अचानक एक व्यक्ति को सडनली हार्ट अटैक आ गया, और ऐसे कई सारे केसेस है। क्रिकेट खेलते हुए एक लड़के को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में कोई रिसर्च की जरूरत है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? आप क्योंकि देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये बात सही है। पिछले एक साल में 1-2 कोविड के बाद ऐसा कई इंसिडेंट हमने देखा है जो पब्लिक प्रोग्राम में जी कई व्यक्ति का ऐसा हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है। उसके लिए तुरंत ही हमने भी डिस्कस किया डिटेल। मैंने भी आईसीएमआर के साइंटिस्ट के साथ 3 बार मीटिंग की जी। क्या है उसका रीजन, तो उसके लिए एक स्टडी ऑलरेडी आईसीएमआर ने चालू कर दिया है। क्योंकि हमारे पास कोविन में डेटा भी है, एम्स में डेटा भी है। जो लोग को अटैक आया है वो वैक्सीनेटेड थे, कोविड हुआ था, वैक्सीनेटेड थे, या तो कोई कोमोर्बिड थे, कब हुआ था जी, क्या इफेक्ट आई, ऐसा करके एक डिटेल स्टडी जी आईसीएमआर कर रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि 6 महीने में हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। 3.5-4 महीने हो गया है, 1-2 महीने में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो उसके बाद उसके लिए एक्शन प्लान तय करके हम करेंगे। क्योंकि आप खुद सबसे छोटी उम्र के विधायक बने, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये लास्ट सवाल है। आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं?
फिटनेस बहुत आवश्यक है। हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए जी। और प्रिवेंटिव केयर यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज मुझे 2 दिन पहले इंदौर के एमपी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी सिटी में लोगों को स्क्रीनिंग किया जी। तो उसमें 48% लोग एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त थे। वो तो उचित नहीं। मैं पहले से हेल्थ को ठीक रखने का आग्रही व्यक्ति हूँ, प्रिवेंटिव केयर का आग्रही व्यक्ति हूँ, करते क्या हैं आप? और इसलिए मैं हमेशा साइकिलिंग करता हूँ साइकिलिंग करते हैं। और साइकिलिंग को प्रमोट करता हूँ। उससे 3 फायदा है और सभी को करना चाहिए। वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, रोड पे भी कर सकते हैं। उससे 3 फायदा है। एक तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी उसमें है। साइकिल एक बेस्ट एक्सरसाइज है जी। साइकिलिंग करने से आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। और तीसरा, आपको व्हीकल से मुक्ति मिलेगी। पोल्यूशन का सॉल्यूशन इसलिए कि हम 4 व्हील में जाते हैं, बिना कारण से फ्यूल जलाते हैं, हमारा उड़ियामन भी जाता है, पैसा भी जाता है और हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है। देखिए, आपका शासन बहुत मजबूत सरकार है। एक ऐलान करा दीजिए, कल से सब लोग साइकिल पे जाएंगे। देखिए, कोई सबको साइकिल पे जाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए। लेकिन आप बने रहिए। थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री मनसुख मंडाविया जी। और मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरा रुकिएगा, क्योंकि आपके थ्रू हम कुछ खास करना चाहते हैं। एक रियल हीरो हैं जिनको कि हम हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आवर सेकंड रियल हीरो फॉर द इवनिंग टुडे। एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो प्लीज। मेडिकल। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवनियुक्त चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण। रमेश सिन्हा ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस ने शपथ ग्रहण की है। रमेश सिन्हा ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते खुले हैं। अब सहायक शिक्षक बनेंगे शिक्षक। 7 से 8 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। डीपीआई और सभी डीईओ को पत्र जारी हुए हैं। आज जो है शासन के द्वारा विभाग के द्वारा जो है, जो हमारे साथी पदोन्नति की रास्ता देख रहे थे, लगभग 12 से 15 सालों से यह रास्ता देख रहे थे, और इस बार कोर्ट के केस की वजह से 15 महीने तक उन्होंने जो वेट किया था, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई कि विभाग ने सभी जेडी को जो है आदेश जारी कर दिया और जल्दी से जल्दी सभी का जो है पदोन्नति हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा जो है प्रधान पाठक के रूप में 22,000 सहायक शिक्षक साथियों का प्रमोशन हुआ था, और अभी जो है 10 से 12,000 सहायक शिक्षक साथियों का शिक्षक में पदोन्नति हो जाएगा। तो सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते अब खुल गए हैं। अब सहायक शिक्षक बनेंगे। 7 से 8 हजार शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा पदोन्नति का। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल, जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर। जी देखिए, सहायक शिक्षक से शिक्षक बनने का जो मार्ग है वो अब खुल गया है, प्रशस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत डीपीआई और सभी प्रदेश के 33 जिलों के जो डीओ हैं उन्हें आदेश जारी करते हुए कहा है कि पदोन्नति
पश्चात उनकी जो पदांकन है, काउंसलिंग है, इसके माध्यम से किया जाए और इसके लिए रास्ता है वो खुल गया है। इससे पहले भी जो सहायक शिक्षक थे उनमें नाराजगी देखी जा रही थी। तमाम जो सहायक शिक्षकों ने कोर्ट का रुख किया था, तो उससे पहले एक जो है सरकार का ये पत्र है, विभाग का, शिक्षा विभाग का पत्र आने के बाद उनके चेहरे में खुशी है देखी जा रही है। और इस पदोन्नति के पत्र में से लगभग जो 8 से 10 हजार जो सहायक शिक्षक हैं वो शिक्षक बन सकेंगे और ये उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। और इससे पहले भी सहायक शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी उन लोगों ने कहा है कि लंबा रास्ता उन्होंने तय किया है और लंबे समय बाद उनको पदोन्नति मिल रही है, तो ऐसे में ये पत्र उनके लिए, सहायक शिक्षकों के लिए राहत भरा पत्र है। जी ठीक है गल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से रोजाना 221 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 221 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। ये नई दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 204 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 17 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके अलावा कई और नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। देश भर में पार्टी के आंदोलन पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, अमृतकाल में ही देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि हम बदले की भावना से कार्य नहीं करते। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल के बयान पर कहा कि वो राज्यपाल से आग्रह करेंगे छत्तीसगढ़ के हित में संशोधन विधेयक पर साइन कर दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और अभी जो स्थिति है और उसमें जो देशव्यापी आंदोलन जो चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। अभी इसमें केस बनता है कि नहीं बनता, इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। हद करते हैं। अमृत काल चल रहा है, लोकतंत्र के 75 साल स्थापना और लोकतंत्र ही खतरे में है। आज तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जो भी यदि अडानी के बारे में कोई सवाल पूछे तो उसको तो फिर उसकी सदस्यता भी रद्द होगी, उसको घर से भी निकाला जाएगा और सजा भी दी जाएगी। अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे। बदले की राजनीति नहीं करते। यदि वो निकाले हैं तो खुद उनको सोचना चाहिए। अभी राज्यपाल जी से फिर मत आग्रह किया था, पिछले समय मिला था, अभी फिर आग्रह करेंगे। राहुल गांधी का बंगला खाली कराने के मामले के बाद अब छत्तीसगढ़ के शासकीय बंगला के रिव्यू का मामला उठने लगा है। राहुल गांधी के बंगला खाली कराने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि रिव्यू करेंगे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि रिव्यू के लिए किसने रोका है, जब चाहे रिव्यू करा लें, लेकिन किसी तरह की बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम है और जो मैंने कहा वो आपके सबके रिकॉर्ड में, मैंने ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करें। मैंने क्या कहा था मुझे मालूम है और जो मैंने कहा वो आपके सबके रिकॉर्ड में, मैंने ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करें। तो रिव्यू करने से रोक कौन रहा है? रिव्यू करें और जो कार्रवाई करना है वो करें, उसके ऊपर में कोई रोक थोड़ी। आज कांग्रेस के भी 40 से ज़्यादा एमएलए को बंगले दिए हुए हैं और बीजेपी के लोगों के जिनके पास में वो एलिजिबल हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, कोई पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। तो जितने लोगों को भी बंगले हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं
और अगर सरकार को लगता है कि गलत है तो उस पर कार्रवाई करे, कार्रवाई की कोई रोक नहीं है, परंतु कोई भी कार्रवाई बदले की भावना से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और सऊदी अरब में फंसे दुर्ग और धमतरी के युवकों को वापस देश लाने का आग्रह किया। अरुण साव ने विदेश मंत्री को सौंपे गए पत्र में बताया कि दुर्ग और धमतरी जिले के कई युवक सऊदी अरब में फंसे हैं, जहां उन्हें ना तो खाना मिल रहा है और उसे परेशान भी किया जा रहा है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया जा रहा है। वे परेशान है वहां पर, न तो उनको भोजन मिल पा रहा है, न रहने की ठीक से व्यवस्था है और खूब परेशान है। ये जानकारी मिथिलेश साहू ने मुझे दी, एक आवेदन पत्र दिया और उस आवेदन पत्र को लेकर मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया है कि ये छत्तीसगढ़ के चारों बेटे वहां परेशान हैं, इन्हें स्वदेश लाने के लिए, भारत लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। ऐसा निवेदन मैंने विदेश मंत्री जी से किया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वे इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। छत्तीसगढ़ के इन चारों बेटों को स्वदेश वापस लाने के लिए निश्चित रूप से हर संभव प्रयास करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर, बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत गरमाई है। तेंदूपत्ता ठेकेदार को धमकाने, ब्लैकमेलिंग का आरोप है। बीजापुर विधायक विक्रम मनकावी ने आरोप लगाया है पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा और बीजेपी उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू पर दबाव डालकर ठेकेदार से 91 लाख की वसूली का आरोप है। गागड़ा के रिश्तेदार के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। ट्रांजैक्शन से जुड़े कागज सबूत के रूप में पेश किए हैं। कांग्रेस ने मामले की जांच करने की मांग की है। विधायक के आरोपों पर महेश गागड़ा का बयान है। आरोपों को महेश गागड़ा ने बेबुनियाद बताया। गागड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर विधायक आरोपों को सिद्ध करें। आरोप साबित नहीं कर पाए तो विधायक के खिलाफ गागड़ा मानहानि का दावा करेंगे। स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आकर्षि कश्यप की सबसे बड़ी जीत हुई है। इसमें आकर्षि कश्यप ने जीता है पहला राउंड। पहले राउंड में कनाडा के मिशेल ली को हराया है। 12-21, 21-15, 21-18 से शिकस्त दी है। आकर्षि का वर्ल्ड रैंकिंग 42 है और मिशेल ली का वर्ल्ड रैंकिंग है 15। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा हो रही है। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में आस्था की भीड़ देखने को मिल रही है। अब हम आपको अष्टमी के दिन 8 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अष्टमी पर भक्तों ने माता की आराधना की। अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। धर्म नगरी रतनपुर में महामाया सिद्धपीठ में अष्टमी पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला। वहीं कोरबा में भी माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मुंगेली में महाअष्टमी पर मां महाया मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। रायपुर में भी अष्टमी के दिन महापूजन किया गया। मनेन्द्रगढ़ के महामाया मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आया एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से पलटी स्कूल बस, हादसे में दर्जनों स्कूली बच्चे घायल। सुकमा में नक्सलियों की काराना करतूत, मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या। जांजगीर चांपा में महिला सरपंच को कलेक्टर ने दिया कि अबरखास पैसे लेकर फ्लाई ऐश पटवाने की शिकायत। बड़ौदा बाजार में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में 40 लोग गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ में दुष्कर्म के अपराधी को 10 साल की सजा, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। जगदलपुर में 4 गांजा तस्करों पर कार्रवाई, आरोपियों से 45 किलो गांजा भी बरामद। जांजगीर चांपा में शराब माफिया के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, शराब तस्करी करते 2 गिरफ्तार।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस